नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का अगला टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका हम लोगों ने एक क्वेश्चन का जिक्र भी किए थे, लेकिन आगे का क्वेश्चन रह गया था पिछले क्लास में। तो आज हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग कहानी भी है और साथ ही इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप लोगों को इस चैप्टर से यदि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं इसी से रहने वाले हैं। और जो भी बच्चा अभी तक एडमिशन ले लिया है, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं, उन सारे अभ्यर्थियों को ये नोट्स मिल जाएंगे और कल ये सारा जो हिंदी का नोट्स है वो आप सबको मिल जाएगा। जो क्लास अभी तक नहीं लिया है वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ले सकते हैं। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने जो VBA क्वेश्चन है उसका सिलेक्शन करके लाए हैं और साथ ही अच्छे तरीके से लिखे हैं। यदि आपको क्वेश्चन भूल भी जाते हैं तो उस क्वेश्चन को कैसे आपको टैकल करना है, कैसे लिख के आना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क मिले। क्योंकि आपको पास होने के लिए 300 नंबर पर आप थर्ड डिवीज़न होंगे। फर्स्ट डिवीज़न के लिए आपको 540 नंबर लाना होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना कठिन है। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और जो अभी तक क्लास नहीं लिए हैं वो क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको सुविधा मिल रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो जैसे कि है कि कह रहा है कि निबंधकार ने नाखून के प्रति अपना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का जिक्र किया। कि नाखून के प्रति आज के मनुष्य को किस प्रवृत्ति का जिक्र कर रहे हैं कहानीकार। तो ये तो लाइन हम सब में लिखेंगे। प्रस्तुत प्रश्न हम सब के क्वेश्चन, सब टॉपिक के क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिख देते हैं ताकि आपको बार बार याद हो सके और आप ये एग्ज़ाम में लिखना न भूलें। आप कॉपी पर भी लिखने का प्रयास करिएगा। प्रस्तुत प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक ललित निबंध से संकलित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। इतना आप लिख दीजिएगा। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निबंधकार ने नाखून के प्रति आज मनुष्य के किस प्रवृत्ति का जिक्र किया है। तो संभवतः आज मनुष्य नाखून को नहीं चाहता है, नाखून रखना नहीं चाहता है। वह नहीं चाहता है कि बर्बरता युग का कोई भी चिन्ह हमारे भीतर रहे। इससे पहले के समय में इसे बर्बरता, अभी के समय में जो पहले नाखून रखते थे उसको बर्बरता की तरह देखे जाते हैं, क्योंकि नाखून का प्रयोग पहले के समय में अस्त्र के रूप में भी किया जाता था। मतलब कि पशु पक्षियों को मारकर खाने में उसका प्रयोग किया जाता था। तो इस वजह से वो आज के मनुष्य, मॉडर्न युग के जो मनुष्य है, वो नहीं चाहते हैं कि वो बर्बरता हमारे पीछे रहे, इसलिए नाखून जैसे बढ़ते हैं उसको काट देते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे और साथ ही हम लोगों ने शायद यहाँ तक का क्वेश्चन भी देख चुके थे, लेकिन बता देते हैं फिर भी। निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैरान होकर क्या सोचते थे। जो निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो लिखे हैं वो हैरान होकर क्या सोचते थे। तो वह बराबर यही सोचते थे कि अभी के समय में यदि कोई नाखून नहीं काटता है तो उसके माता पिता डांटते हैं, काहे ने काटा, उसको पिटाई लगता है टीचर से या बड़े बुजुर्ग से या अभिभावक से पिटाई लगता है। वही लेकिन पहले के समय में क्या होता था, जो नाखून काट लेता था उसको पिटाई लगता था कि नाखून काहे काटा, ये तुम्हारे हथियार के रूप में है, इससे तुम किसी पर भी हमला कर सकते हो। कोई भी जानवर, पशु पक्षियों को यदि खाना चाहते हो तो वहाँ पर यह तुम्हारे लिए उपयोगी होंगे। ये भी क्वेश्चन हम देख चुके थे, फिर भी इसको जल्दी जल्दी में रिवाइज करवा देते हैं। निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस बात पर हैरान है कि यदि कोई आज का बच्चा अपना नाखून नहीं काटता है तो उसे अपने अभिभावकों या माता पिता से डांट खानी पड़ती है। पर ठीक इसके विपरीत आदिम युग में कोई भी बच्चा अपने नाखून को काट लेता था तो उसे अपने अभिभावकों से डांट पड़ती थी। उसका रीज़न क्या है वो हम बता दिया आपको। ऐसे मानवीय प्रवृत्ति में आए बदलाव से ही संभवतः जान पड़ता है। यह कैसे पता चल पाता है कि मानव में जो बदलाव आया है उसी से मानव की प्रवृत्ति में, इसी कारण ये सारा कुछ जान पड़ते हैं। अगला है कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, मतलब कहाँ तक सही है लेखक द्वारा अस्त्र के रूप में देखना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। पहले के समय में अस्त्र के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। जब मनुष्य जंगली हुआ करते थे
जब खेती बाड़ी नहीं होते थे, आप सबको पता है कि कैसे हम लोग हड़प्पा संस्कृति, उससे पहले भी जो खाना बदोश जो घूम घूम कर खाते थे, उससे डेवलप होते होते अभी हम लोग कृषि पर निर्भर, और कृषि का विकास हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सारा कुछ आने लगा। लेकिन जब जंगली हुआ करते थे तब उस समय अपने रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए भी कोई जानवर, उस समय में ज़्यादा जंगल होते थे तो बहुत सारे जानवर अटैक करने का भी डर रहता था। यदि आपके पास उस समय कुछ नहीं है तो आप स्वयं के नाखून से उसे बचाव कर सकते थे। तब उसने अपनी रक्षा के लिए नाखून की ज़रूरत थी, अपनी रक्षा के लिए नाखून ज़रूरत थी। नाखून ही उसके लिए अस्त्र थे। लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना सर्वथा संगत है, मतलब सर्वथा सही है, और ये आप भी जानते हैं कि यह बिल्कुल सही है। क्यों सही है ये हम आपको बता दिए, और ये आप भी जानते हैं। स्टोरी क्या है ये हमने आपको बता दिया। इससे रिगार्डिंग किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप निश्चित ही उसको लिख सकते हैं। देवनागरी वाला कल देखेंगे। 2 और इस टॉपिक का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कारण निबंधकार मनुष्य के नाखून की ओर देखकर निराश क्यों हो जाते हैं? तो निबंधकार मनुष्य के नाखून की ओर देखकर निराश हो जाता है इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि ये नाखून इसकी भयंकर पाश्विक वृत्ति की जीवांत प्रतीक है। मतलब पहले की जो प्रवृत्ति होती थी उसका यह क्या है, प्रतीक है। इसलिए उसके देखकर क्या होते थे निबंधकार, उससे निराश हो जाते थे। अरे मनुष्य बार बार अपने नाखून को क्यों काटता है? यदि आपसे पूछा जाए तो नाखून को क्यों काटता है? और नाखून के काटने पर किसी के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि नाखून के काटने पर हमें दर्द क्यों नहीं होता, खून क्यों नहीं निकलता है? तो नाखून मृत कोशिका से बनी होती है। हमारे शरीर क्या कोशिकाओं से बनी होती है, लेकिन नाखून हो गया और बाल हो गया, ये मृत कोशिका से बनी होती है। किससे? मृत कोशिका से बनी होती है। इसमें मतलब ब्लड तो जाता है लेकिन ब्लड इसमें रहता नहीं है, सिर्फ उसके आंतरिक भाग तक ब्लड का सर्कुलेशन होता है। आप नाखून को ऊपर वाले भाग के काटने पर उस पर ब्लड नहीं निकलेगा, क्योंकि यह मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। इसीलिए कह रहा है कि और इसे काटने पर इसलिए हमें दर्द भी महसूस नहीं होती है। कह रहा है कि मनुष्य पशुता के प्रतीक है। बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बता सकते हैं। मनुष्य पशुता के प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काटा जाता है उतना ही जन्म लेती है। मतलब कि ये नाखून से लेखक महोदय दूसरा कुछ आपको समझाना चाह रहे हैं। ये इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आप अपने पशुता के निशानी किसी से कुछ झगड़ा कर लेना है या जो नहीं करना चाहिए वो सारे कुछ करते हैं, तो ये सब पशुता की निशानी होती है। या आपको कुछ मतलब कि कह सकते हैं कि जो मानव प्रवृत्ति में नहीं आते वो सारा कुछ करते हैं, तो वो सब आपके पशुता की निशानी है। उसे बार बार हटाने का प्रयास करते हैं, फिर भी आप वही काम करने जाते हैं। तो वही कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य पशुता के प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काटा जाता है वह उतने ही जन्म लेती है। और मनुष्य को यदि मनुष्य की याद दिलाती है तो मनुष्य अपने पशु यज्ञ को निकालकर सच्चे अर्थों में मनुष्य बन जाता है। यदि उसे मनुष्यज्ञ याद आता है तब वह सच्चे मन से क्या होता है, पशुता को निकालकर सच्चे अर्थों में मनुष्य बना रहना चाहता है। अतः पशुता के प्रतीक नाखून जब भी बढ़ते हैं तब ही मनुष्य उन्हें काटते हैं। मतलब कि जब नाखून बढ़ते हैं तभी उन्हें मनुष्य काटते हैं। या जब भी आपको लगता है कि नहीं हमने ये गलत किए हैं, हमें मानव की जो प्रवृत्ति है उस पर चलना चाहिए, मानव की सच्चे मानव की जो राह है उस पर चलना चाहिए, तब आप उस गलत कामों को छोड़ते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कि नाखून क्यों काटते हैं, बार बार ये कहना चाह रहे हैं क्या हमारे लेखक महोदय। इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देवनागरी लिपि, जैसे हम सब क्या लिखते हैं, हिंदी, हम लोग हिंदी लिखते हैं ना, और भी बहुत सारा भाषाएं हैं। वो लिपि अलग तरीके से एक लिपि होता है जो डिजाइन किया गया, जो बनाया गया, उसमें अब मतलब कि लिखा जाता है। तो हम लोग का जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखा है। हिंदी नहीं और बहुत सारे भाषा देवनागरी लिपि में लिखा गया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएँ लिखी जाती है? कह रहा है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? यह निबंध है और यह गुणाकर मूले जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न नागरी लिपि निबंध से संकलित है। यहाँ पे शीर्षक छूट गया है। नागरिक लिपि शीर्षक निबंध से संकलित है, गुणाकर मूले द्वारा रचित है।
और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किन किन भाषा में देवनागरी लिपि लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में हिंदी के विविध बोलियां जैसे नेपाली, खुसकरा और नेवारी, मराठी भाषा लिखी जाती है। ये सारी भाषाएं और भी बहुत सारे भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यदि आप कोई चीज़ टाइप करवाते हैं, जैसे कि हमने आपको PDF दिए हैं जिसमें टाइप किया हुआ है, तो वो आपको पता है कैसे टाइप किया गया, वो देवनागरी लिपि में ही टाइप किया गया है। आपको यदि कहीं पुस्तक छपवाना रहता है या कुछ करना रहता है तो आपको वो बोलेगा कि हमें देवनागरी लिपि में टाइप करके चाहिए। जो कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारा फॉन्ट आता है, कौन फॉन्ट में आपको टाइप करना है, तो वो देवनागरी लिपि में भी टाइप किया जाता है। बहुत सारी लिपि होती है। तो हिंदी देवनागरी लिपि के अंतर्गत और भी लिपि की तरह बहुत सारी भाषा छापी जाती है, लिखी जाती है, लेकिन जो देवनागरी लिपि के सब मुख्यतः क्या आते हैं, हिंदी के तहत बोलने जाने वाली नेपाली, जो खुसकरा कहा जाता है, नेवारी भी, मराठी भाषा भी इसी लिपि के अंतर्गत आती है। अगला है कि देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है। तो संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृतिक की पुस्तकें प्रकाशित होती है, संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृतिक की पुस्तकें प्रकाशित होती है वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही प्रकाशित होती है। मतलब जहाँ भी संस्कृत या प्राकृतिक भाषा में प्रकाशित होती है पूरे संसार में, भारत में ही नहीं, तो वह किस लिपि के अंतर्गत प्रकाशित होती है, तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही प्रकाशित होती है। यदि आपसे महत्वपूर्ण या उसकी विशेषता पूछे देवनागरी लिपि के, तो आप लिख सकते हैं 2 लाइन ये हो गया, और भी इसमें लिख सकते हैं कि ये सारी भाषाएं आते हैं। अगर 5 नंबर का है तो ये भी इसमें जोड़ दीजिए, और ये प्रस्तुत प्रश्न वाला तो आपको सब में लिखना, हम एक में लिख के आपको बताए हैं। तो आप समझ गए। इस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि देवनागरी लिपि के महत्व को बताए, उसकी क्या क्या महत्ता है, क्या उनकी विशेषता है, या उनकी महत्वपूर्ण तथ्य को बताए थे, ये आप लिखिएगा उसमें। अगला है कि नागरी शब्द के संबंध में लेखक की क्या धारणा है। तो कह रहा है देवनागरी शब्द के संबंध में लेखक महोदय की क्या धारणाएं हैं। तो इसमें भी लिखिएगा। प्रस्तुत प्रश्न देवनागरी लिपि से लिया गया है, जो देवनागरी शीर्षक निबंध से संकलित है, गुणाकर मूले जी के द्वारा रचित है। उसके बाद लिखेंगे लेखक की धारणा है कि नागरी शब्द किसी नगर अथवा बड़े शहर से संकलित है। कह रहा है कि नागरी शब्द का लेखक महोदय क्या अर्थ निकाल रहे हैं या उसका क्या धारणा है। तो नागरिक शब्द का लेखक महोदय धारणा क्या बता रहे हैं, किसी नगर अथवा बड़े शहर से संबंध करके उसको जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग 2 चैप्टर को आज देखे हैं, और आपका सिलेबस तय समय पर ही समाप्त होंगे। आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। हो सकता है तो कल हम आपको हिंदी का सारा PDF प्रोवाइड कर देंगे। संस्कृत का आपका मिल गया है, कुछ रह गया वो मिल जाएंगे। उसके बाद और साइंस, सोशल साइंस मिल ही गए हैं। और यदि हम बात करें जो भी क्लास लिए हैं उन सारे को मिल गए हैं। और इंग्लिश की हम बात करें तो हो सकता है कि कल हम लोग हिंदी का और कुछ चैप्टर देख के परसों से हो सकता है तो हम लोग इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे। इंग्लिश 4-5 रोज़ चलेंगे, 5 से 6 रोज़ में हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा। 5 से 4-5 रोज़ में 4-5 रोज़ हम लोगों का वेद चलेंगे, कुछ व्याकरण का भी बच गया है वो भी चलेंगे। और 20-22 तक हम आपको सारा 22 से 24 तक सारा सिलेबस कवर कर देंगे। उसके बाद 4-5 दिन हम आपको सारे सिलेबस को 1-1 घंटा का क्लास लेकर सारे क्वेश्चन को रिवाइज करवा देंगे। कौन सा क्वेश्चन आने वाला है सारा कुछ हम आपको करवाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, हम आपको सारा सिलेबस कवर करके देंगे। और निश्चित रूप से आपको सारी जो क्वेश्चन है वो आएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन भूल जाते हैं एग्ज़ाम में तो उसको कैसे लिखना है तो वो सारी कुछ हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा परेशान न हो, और आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं।